हेलो स्टूडेंट्स, अगेन हम लोग फिर से कांटेक्ट कर रहे हैं अपने वीडियो के थ्रू जुड़ते हैं और उसी बी एच कर्व के आगे हम लोग हिस्टेरिसिस लूप, जिसे हम बी एच लूप भी कहते हैं, हम उनकी आज पढ़ाई करते हैं। इसे हम मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस भी कहते हैं। आपने हिस्टेरिसिस लॉस का नाम भी सुना होगा। उसी के फॉर्म में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। हमने आपको इससे पहले जो बी एच कर्व के बारे में बात की थी आपसे, हमने बताया था बी एच कर्व बनाने का हमारा रीजन क्या था। हम लोगों ने कहा था कि किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पता करने के लिए हम लोग बी एच कर्व को बनाते हैं कि जितना अच्छा बी एच कर्व बनेगा उतना अच्छा ही मटेरियल हमारा मैग्नेटाइज होगा। उसी के ही फ्लो में हम लोग हिस्टेरिसिस लूप की बात कर लेते हैं। देखिए, बी एच जो लूप था हमारा, बी एच कर्व था, वो केवल एक फॉर्म था जो मैग्नेटाइजेशन को शो कर रहा था, मतलब करंट का इंक्रीज होना या करंट का बढ़ना, वो हमको यही इंडिकेट कर रहा था। बट जो हिस्टेरिसिस लूप होता है वो करंट का बढ़ना, दैट मीन मैग्नेटाइज होना, और फिर करंट का डीमैग्नेटाइज होना, ये दोनों को इंडिकेट करता है। तो ये एक कंप्लीट लूप बनाता है। जिस पॉइंट से ये लूप शुरू होता है और उसी पॉइंट पे आके ये ख़त्म होता है, उसे ही हम बनाते हैं हिस्टेरिसिस लूप। तो हम लोग ज़्यादा आगे डिस्क्राइब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और चीज़ को समझते हैं। देखिए, आपके सामने मैंने हिस्टेरिसिस लूप का एक सर्किट डायग्राम बना रखा है जिससे हमने हिस्टेरिसिस लूप पता करते हैं। साथ में हमने हिस्टेरिसिस लूप बना भी रखा है, आपको दिख रहा होगा। अब बस हमको इसी को हम लोग फटाफट डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए, पहले तो हम इस सर्किट डायग्राम पे आते हैं जिसको हम लोगों ने बनाया हुआ है। यहाँ पे जो चीज़ बना है, मैंने आपको जब बी एच लूप बताया था उसमें मैंने कहा था जिस भी मटेरियल की मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या हिस्टेरिसिस लूप बनाना है, उस मटेरियल को हम लोग एक रिंग शेप में या सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम यदि इसको यहाँ कह सकते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा? रिंग, आयरन रिंग, आयरन रिंग कहलाएगा। ठीक है। और इसमें जो इसको मैंने लगाया, ये हमारी कॉइल है जिसे हम कॉपर की कॉइल कह सकते हैं। ठीक है। जब हम इसको, और सब मैंने यहाँ पे देखिए मल्टी स्विच लगाया। मल्टी स्विच मतलब एक बार में पहला स्विच काम करेगा, फिर दूसरा स्विच काम करेगा। इसी फॉर्म में हमारा जो करंट होगी, एक बार वो पॉजिटिव रोटेट करेगी, फिर फॉरवर्ड रोटेट करेगी, बैकवर्ड फॉरवर्ड रोटेट करेगी, जिससे हम लूप के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर सकेंगे, जान सकेंगे। ये आपका एक वेरिएबल रजिस्टर रखा है, मैंने इसको बारे में बता रखा है, जस्ट लाइक अ रियोस्टेट, जो कि हमारा रजिस्टेंस को घटाता और बढ़ाता है। ठीक है। ये आपकी एक बैटरी लगी है जिसमें हम लोग वोल्टेज देंगे, और ये अमीटर रहेगा जिससे हम लोग करंट को पता करेंगे कितना करंट हमारा फ्लो हो रहा है, और ये आपस में करंट होगी। जब हम सप्लाई देंगे तो करंट हमारी क्या करेगी, इसी में रोटेट करेगी तेज़ी से, और जितनी तेज़ी से रोटेट करेगी हमें उतनी तेज़ी से वर्क करेगी। मतलब यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे रोटेट करेगी। जिस तरह से बी एच लूप हम लोगों ने बी एच कर्व बनाया था, तो ये बी एच कर्व हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स के बीच बनता था, वैसे हिस्टेरिसिस लूप भी हमारा बी और एच के बीच में ही बनता है। बस ये है एक कंप्लीट वेव फॉर्म के फॉर्म बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इस लूप की बात करते हैं, लूप से समझते हैं। यहाँ देखिए ओ से सी जो आप रीजन देख रहे होंगे, ओ पॉइंट और सी पॉइंट ये देख रहे होंगे, यही हमारा बी एच कर्व था जो कि हमारे सैचुरेशन पॉइंट को अचीव कर रहा था। बात समझे ना? ये हमारे क्या करता है, एक सैचुरेशन पॉइंट को अचीव कर रहा था। हमने यहाँ पे आपको दिखाया था सैचुरेशन पॉइंट, जहाँ पे हमने कहा था जो हमारा बी है वो कांस्टेंट रहेगा और एच लगातार इंक्रीज करता रहता है। बस मुझे यहीं से वापसी करनी है। अब शुरू करते हैं हम लोग एक एक छोटे छोटे पॉइंट को लेके। हम जानते हैं पहला पॉइंट हमारा जो है वो है, हम यदि ओ सी की बात करते हैं, पहला रीजन, तो ओ सी कंडीशन हम जानते हैं ये नॉर्मल जो रीजन है, ये एक नॉर्मल मैग्नेटाइजेशन कर्व को इंडिकेट करेगा। नॉर्मल एक मैग्नेटाइजेशन कर्व, मैग्नेटाइजेशन मतलब कि करंट को बढ़ते हुए दिखाएगा। ये ओ से जो सी पॉइंट जा रहा है, ये हमारा कर्व को बढ़ते हुए दिखाएगा, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ठीक है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है, ये हमारा कर्व को बढ़ते हुए ऊपर दिखा रहा है। ठीक है। तो ये है
नॉर्मल दिखाएगा। इस कंडीशन में हमारी देखिए करंट जो होगी वो मैक्सिमम करंट होगी, यहाँ पे जो करंट होगी वो आई मैक्स होगी। अब ये जो करंट आई मैक्स होगी उस कंडीशन में हमारी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी बी मैक्स है। वो क्या है, बी मैक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंडिकेट करेगा, क्योंकि ये मैग्नेटाइजेशन को इंडिकेट करेगा। ठीक, बात समझ में गई होगी आपको नॉर्मल। अब हम बात करते हैं इसी के नेक्स्ट, इस कंडीशन में हमने क्या देना, हमारा जो आई है वो आई मैक्स है और फ्लक्स डेंसिटी मतलब वो भी क्या है, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हम यहाँ से बात करते हैं सी से डी कंडीशन पे। जो सी से डी कंडीशन है मतलब सी से हम डी जा रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान समझिए, छोटी सी बिल्कुल चीज़ है, हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जो सी से डी कंडीशन को हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जो बी मैक्स का पॉइंट है उससे हम लोग थोड़ा सा नीचे डाउन हो रहा है, मतलब नीचे जा रहे हैं। तो हम यहाँ समझ सकते हैं जो हमारी करंट थी आई मैक्स जो थी वो रिड्यूस होगी, मतलब करंट हमारी क्या करेगी, वो डिक्रीज होगी, मतलब नीचे जाइए। जैसे ही डिक्रीज होगी तो जो बी मैक्स जो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी थी वो भी तो क्या करेगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अब वो जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी वो मैक्सिमम नहीं रही, अब वो मैक्सिमम को इंडिकेट नहीं करेगी। उसी पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, इस पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं डी से। तो हम सी से डी चल रहे थे, तो हमने यहाँ देखा करंट हमारी डिक्रीज हुई, रिड्यूस हुई, तो हमारी फ्लक्स डेंसिटी भी रिड्यूस हो गई। ठीक, अब इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं हमारा जो कर्व है, ये हमारा जो लूप है वो सी से डी जब जा रहा है तो ये डीमैग्नेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। ध्यान समझिएगा, ध्यान सुनिएगा भी। अब हमारा जो कर्व है या लूप है वो सी से डी जैसे जा रहा है, सी पॉइंट पर वो मैग्नेटाइज था और जैसे वो सी से डी की तरफ बढ़ रहा है तो वो डीमैग्नेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, बट वो डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाया। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, सी से डी रीजन में हमारा कर्व या लूप हमारा डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाता, मगर वो बढ़ता उसकी तरफ है, करंट हमारी निगेटिव होने की कोशिश करती है। बात भाई यहाँ पे एक पॉइंट बनता है ओ से डी। यदि हम इस पॉइंट को देखें गौर से, ओ से डी, ये ओ से डी है, इसको हम कहते हैं रेसिड्यूअल मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? इसे हम कहेंगे रेसिड्यूअल मैग्नेटाइजेशन कह सकते हैं या रेसिड्यूअल फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इसको हम कहेंगे रेसिड्यूअल फ्लक्स डेंसिटी। अब जो रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, इस कंडीशन में क्या होता है, जो बी होता है वो या तो बढ़ता है या तो घटता है, बट जो एच होता है वो हमेशा जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि रेसिडुअल जो फ्लक्स डेंसिटी या रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन होता है वो देखिए ओ से डी रीजन में केवल दिख रहा है, ये कहीं इधर साइड नहीं दिख रहा है। इसलिए हमारा यहाँ पे जो बी है वो तो बढ़ेगा या तो घटेगा और एच जो होगा वो जीरो रहता है। यहाँ आपको बात कुछ चीज़ समझ में आ गई होगी थोड़ी सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लूप में। जैसे हम नेक्स्ट लूप में बढ़ते हैं या नेक्स्ट बढ़ते हैं रीजन में, हम कह सकते हैं उस रीजन कहेंगे डी से ई रीजन। ध्यान समझिएगा, डी से ई रीजन। अब हम कर रहे क्या रहे हैं, हम डी से ई की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं। बढ़ना शुरू किया, मैं डी से ई बढ़ने लगे। जैसे ही हम डी से ई पहुंचे, डी से हम ई पहुंचे, डी से कहाँ पहुंचे, ई पहुंचे, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो भी करंट रिड्यूस हुआ था वो बिल्कुल निगेटिव हो गया है। उस कंडीशन में यहाँ पे जो भी मैग्नेटाइजेशन से डीमैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा था, ये डीमैग्नेटाइज होने की कोशिश कर रहा था, वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाता है हमारा लूप। मतलब हमारा जो करंट थी वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो चुकी है डी से ई कंडीशन में। बात समझ में? तो डी से ई कंडीशन में हमारा जो लूप था वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। और यहाँ पे इस ई से इस ओ के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है, एक फोर्स जो होता है वो जनरेट होने लगता है। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं ये भी समझ लेते हैं। उस फोर्स को हम लोग कहेंगे कोर्सिव फोर्स, COERCIV, कोर्सिव फोर्स।
इस कंडीशन में क्या होगा, एच जो होता है वो हमारा इंक्रीज या डिक्रीज करता है, बट बी क्या हो जाएगा, वो हमारा जीरो हो जाता है। बात समझ में आई? ध्यान समझिएगा, छोटी चीज है। ई से ओ के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है जिसे हम कोर्सिव फोर्स कहते हैं, जिस कंडीशन में एच जो तो घटता बढ़ता है बट बी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जैसे रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी में एच जीरो था, बी घट बढ़ रहा था, यहाँ पे एच घटता बढ़ता है और बी हमारा क्या रहता है, जीरो होता है। यहाँ पे एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी और कोर्सिव फोर्स ही वो है जो कि हमारे लूप को बड़ा या छोटा करते हैं। जितना अच्छी तरह से रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी और कोर्सिव फोर्स जितना ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, जितने ये कम होते हैं मटेरियल उतना डीमैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब उतना कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर पाता है। ठीक है, बात समझ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन में। हमारा जो नेक्स्ट रीजन है उसे हम कहते हैं ई से एफ। जैसे ही हम ई से एफ पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, ई से एफ। तो ई से एफ वाली कंडीशन हम ये देखते हैं कि जो हमारा मटेरियल, जो भी हमारे करंट थी, वो जब डीमैग्नेटाइज हो जाती है तो डीमैग्नेटाइज होने के बाद उस कंडीशन में वो करंट जो होती है वो मैक्सिमम डीमैग्नेटाइज से सैचुरेशन पॉइंट को अचीव कर लेती है। तो हम ये एफ पॉइंट पे हम कह सकते हैं, ये जो एफ पॉइंट है इसको हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन पे, एफ कंडीशन पे जो हमारा एफ कंडीशन है उस कंडीशन पे जो हमारा एफ कंडीशन है उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि हमारा जो सैचुरेशन पॉइंट था वो अपने आप को अचीव कर लेता है। मतलब सैचुरेशन पॉइंट होता है जो हमने आपको ऊपर सी पॉइंट पे सैचुरेशन पॉइंट दिखाया था, उसी सैचुरेशन पॉइंट को वो अचीव कर लेता है। मगर ये जो सैचुरेशन पॉइंट होता है, ये जो सैचुरेशन पॉइंट को हमने अचीव कर लिया, कह सकते हैं सैचुरेशन पॉइंट, बट ये सैचुरेशन होता किधर है, वो अपोजिट डायरेक्शन होता है। कहाँ पे होता है, अपोजिट साइड। इस कंडीशन में हमारी फ्लक्स डेंसिटी भी पाई जाती है, बी मैक्स हो जाती है, बट वो होती किधर है, निगेटिव साइड होती है। जैसे ऊपर हमने बी मैक्स प्लस का देखा था, यहाँ फ्लक्स डेंसिटी हमारी क्या होती है, वो भी निगेटिव हो जाती है। तो हम कह सकते हैं एफ पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे हमने अपने आप को कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के बाद अपने आप को मैक्सिमम डीमैग्नेटाइज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हमारी यहाँ पे जो करंट थी वो मैक्सिमम निगेटिव फॉर्म में होती है। इस कंडीशन में फ्लक्स डेंसिटी भी क्या हो जाती है, वो मैक्सिमम होती है बट निगेटिव होती है। ये बात आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे लोग बढ़ते हैं। अब हम यही लूप को वापस अपने ऊपर वाले हिस्से में ले जाएंगे, मतलब फिर से जहाँ चले थे वहाँ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एफ से जी में। हमारा जो नेक्स्ट रीजन है एफ से जी है। एफ से जी हम जब बढ़ रहे हैं तो ध्यान देखिएगा, ध्यान समझिएगा। जैसे हम एफ से जी बढ़ रहे हैं तो ये जो जी पॉइंट है ये हमारा मैक्सिमम बी मैक्स जो निगेटिव वाला है उससे नीचे है। तो हमारा क्या होगा, फिर वही होगा जो हमारी करंट मैक्सिमम हुई थी निगेटिव साइड वाली, वो फिर से रिड्यूस होती है। इस कंडीशन में फ्लक्स डेंसिटी जो मैक्सिमम थी वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब जो हमारा लूप है जो डीमैग्नेटाइज हो गया था, अब वो मैग्नेटाइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अब वो फिर से लूप क्या करेगा, मैग्नेटाइजेशन की तरफ बढ़ेगा, बट वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि जी पॉइंट पे वो अभी है और वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज को इंडिकेट नहीं करते। फिर से हमारा एक रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी जनरेट होता है जो कि ओ से जी पॉइंट पे जनरेट होता है। फिर से हमारा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जनरेट होगा जो कहाँ होगा, ओ से जी पॉइंट पे जनरेट होगा, और ओ से जी पॉइंट का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर वाले से अपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। इसे हम कहते हैं एफ से जी रीजन में। ठीक है, पास में। अब जैसे हम जी से आई की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा, हम अब बढ़ रहे हैं जी से आई की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम जी से आई की तरफ बढ़ेंगे तो जो हमारी करंट डीमैग्नेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, जो हमारी करंट डीमैग्नेटाइजेशन से मैग्नेटाइजेशन बढ़ रही थी, वो कंप्लीटली आई पॉइंट पे पहुंचते ही मैग्नेटाइज हो जाती है। अब यहाँ पे हमारी करंट क्या हो गई, कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो चुकी है।
ठीक है, जैसे ही वो आई पॉइंट को अचीव करेगी हमारी कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाती है। फिर से वही, जैसे हमने ओ से ई के बीच में हमने कोर्सिव फोर्स को जनरेट किया था, वैसे ही हमारे आई से ओ से आई के बीच में भी एक कोर्सिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। वो भी क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन जनरेट होता है या उसके आगे डायरेक्शन जनरेट हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब लास्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं, फिर से हम आई से सी की कंडीशन पहुँचते हैं। जैसे ही हम आई से सी से की कंडीशन पहुँचते हैं तो हमारा फिर से वही करंट जो होती है वो अपने आप को अगेन इंक्रीज करती है, ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ फिर से पहुंच जाती है और फिर से वो सैचुरेशन पॉइंट को अचीव कर लेती है। जो सैचुरेशन पॉइंट से हम उसको वापस लेके आए थे, उस सैचुरेशन पॉइंट को फिर से अचीव करती है और फिर से वो अपने को पॉजिटिव बना लेती है। इस कंडीशन में हमारी फ्लक्स डेंसिटी फिर से प्लस हो जाती है और फिर से मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को इंडिकेट करना शुरू कर देता है। और जहां से हमारा लूप स्टार्ट हुआ था, लूप हमारा दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है और जितना अच्छा और इतना बड़ा लूप बनता है उतना हमारा मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। ठीक, हम एक पॉइंट आपको दिखा देते हैं। यदि हम पहचानना चाहें कि हमारा कौन मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, इसके लिए हमने आपको 4 लूप में बता के दिखा देता हूँ, जिसकी इंडिकेट से आप समझ जाओगे कि लूप कितना मैग्नेटाइज हो सकता है या कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, हम उसी में अपने मटेरियल की बात भी कर लेंगे। ठीक, जैसे मैंने ये बना दिया, कर बना दिया आपके सामने। ठीक, अब हमने इसी में छोटे छोटे 3 कर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने बना रखा है। ठीक, अब इस कर्व में हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से इंडिकेट करेंगे पॉइंट को। ठीक है, हम इसमें बनाएंगे हमारा मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तुरंत टाइम जारी लगाते। देखिए, जैसे मेरा पहला लूप है तो हमने क्या किया, हम समझते हैं ये हमारा, जब हम इसमें अपनी उस BH लूप या हिस्टेरिसिस लूप, BH लूप को बनाते हैं या हिस्टेरिसिस लूप को बनाते हैं तो कुछ इस तरह बनता है। अब देखिए, अब इसके बगल में यदि हम दूसरा लूप बनाते हैं, देखते हैं इस लूप के कंपेरिजन में इस लूप की बीच ये तीसरा लूप बना दिया। अब ये बना और एक ये, ठीक है, ये मेरे सामने 4 लूप बने। अब आपको गौर से आप देखेंगे, यदि आप गौर करेंगे तो हम देखते क्या है, जो पहला लूप हमारा है इसके बीच में जो हमारा कोर्सिव फोर्स है या रेस, इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है। और यदि हम इसके बगल में जो दूसरा हमने, इनके बीच में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और कोर्सिव फोर्स देख लीजिए, ये इसके कंपेरिजन में, पहले वाले कंपेरिजन में दूसरे वाले में क्या होता है, कम पाया जाता है। और सेम तीसरे वाले में जब जाते हैं, इनके बीच में हमारा कोर्सिव फोर्स और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। और लास्ट में जब है तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या कोई भी कोर्सिव फोर्स नहीं दिखता, जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन दिखती। तो हम इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि हमारा जो पहला लूप है उसे हम कह सकते हैं ये हार्ड स्टील का हो सकता है। मैंने आपको मैग्नेटिक मटेरियल बता रखा था। जो सेकंड लूप है इसको हम कह सकते हैं ये कॉस्ट स्टील हो, क्या कह सकते हैं, कॉस्ट स्टील कह सकते हैं इसको हम। कह सकते हैं जो तीसरा लास्ट है इसको हम कह सकते हैं अलॉय ऑफ निकिल। ठीक, और लास्ट वाले कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इसको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कह देंगे। मटेरियल कह सकते हैं। तो यदि कोई मटेरियल, जैसे मैं मान लो कि लकड़ी है, लकड़ी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करना चाहूँ तो बीच लूप बनाना चाहूँ तो क्या लूप हमारा क्या बनेगा, इसी। ठीक, यही हमारा स्टेशन लूप कहलाता है और इसी के बारे में हम आज डिस्कशन कर रहे थे।
ठीक, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर समझेंगे। साथ रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। राधे राधे।